गुड आफ्टरनून टू ऑल। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास न्यू एफर्ट्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत आज द्वितीय प्रश्न पत्र है। ये द्वितीय सेमेस्टर का आज का प्रकरण जो है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का अध्ययन करेंगे। आज हमारी द्वितीय सेमेस्टर में प्रथम ऑनलाइन कक्षा है। निधि प्रवक्ता मनोविज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रजलामई फर्रुखाबाद। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सामान्य परिचय देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो बेसिक चीज़ें उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले किसी भी क्षेत्र में आधारभूत नीति का निर्माण नहीं हो पाया। जब सरकार बदलती है तो नीतियाँ भी बदल जाती हैं, कार्यक्रम भी बदल जाते हैं। उसके 1968 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी। उसका अमल होना ही शुरू हो गया था कि कई प्रांतों ने 10+2+3 शिक्षा संचालन संरचना लागू हो गई थी और कई प्रांतों ने अपने अपने ढंग से त्रिभाषा सूत्र लागू कर दिया था। कई प्रांतों में कृषि, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, विज्ञान शिक्षा और वैज्ञानिक शोधों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने लगे थे और प्राय सभी प्रांतों में परीक्षा प्रणाली में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। शैक्षिक अवसरों की समानता के कदम उठाए जाने लगे थे, परंतु 1977 में केंद्र में जनता दल सत्तारूढ़ हो गई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और मोरारजी देसाई ने 10+2+3 शिक्षा संरचना के स्थान पर 8+4+3 शिक्षा संरचना पर विचार प्रस्तुत किया। परिणाम यह हुआ कि तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रताप चंद्र चंदर ने कुछ शिक्षाविदों और सांसदों के सहयोग से एक नई शिक्षा नीति तैयार की और 1979 में उसकी घोषणा कर दी। इसे अभी लागू भी नहीं किया जा सका था कि 1981 में केंद्र में पुनः कांग्रेस सत्ता आ गई और श्रीमती इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री बनी और इंदिरा गांधी ने पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अनुपालन पर जोर दिया। इसी बीच उनकी हत्या कर दी गई और उनके स्थान पर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और राजीव गांधी ने हर क्षेत्र पर आंदोलनकारी कदम उठाने शुरू किए और इसी के अंतर्गत उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा की चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य चैलेंज ऑफ एजुकेशन पॉलिसी पर्सपेक्टिव नाम से अगस्त 1983 में प्रकाशित किया। इस दस्तावेज में भारतीय शिक्षा की 1951 में 1983 तक की प्रगति की यात्रा की सांख्यिकीय विवरण, उसकी उपलब्धियां एवं असफलताओं का यथार्थ चित्रण और उसके गुण दोषों का सम्यक विवेचन किया। सरकार ने इस दस्तावेज को जनता के हाथों में पहुंचाया और इस पर देशव्यापी बहस शुरू हुई और सभी प्रांतों में इसके बारे में सुझाव प्रस्तुत किए और देखते ही देखते फिर इसे मई 1986 में प्रकाशित किया। इस शिक्षा नीति की घोषणा के कुछ माह बाद इसकी कार्य योजना प्लान ऑफ एक्शन नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया। यह भारत की एक ऐसी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें नीति के साथ उसके क्रियान्वयन की पूरी योजना प्रस्तुत की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो दस्तावेज है उसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज 12 भागों में विभाजित है। कौन कौन से हैं उसके 12 भाग और 12 भागों के अंतर्गत क्या क्या बताया गया है उसके बारे में अब हम अध्ययन करते हैं। देखते हैं क्या है पहला भाग। प्रथम भाग जो है इसका भूमिका इंट्रोडक्शन। शिक्षा नीति 1986 व्यापक प्रभाव पड़ा। सभी प्रांतों में 10+2+3 शिक्षा संरचना स्वीकार कर ली गई थी। प्रारंभिक शिक्षा 90% बच्चों को उपलब्ध है। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और गणित की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। उच्च शिक्षा के स्तर को उठाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और देश की आवश्यकता अनुसार जनशक्ति की पूर्ति हो रही थी, पर साथ ही साथ यह भी स्वीकार किया गया कि उस नीति के अधिकांश सुझाव कार्यरूप परिणत नहीं हो रहे थे। फिर इसी बीच देश की परिस्थिति में भारी परिवर्तन हुआ। देश की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी और परंपरागत मूल्य
का ह्रास हुआ और लोकतंत्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में अड़चनें आई और सरकार की नई नीति तैयार करें और उसे क्रियान्वयन करें, इस बात पर जोर दिया गया। द्वितीय भाग जो है शिक्षा का सार और उसकी भूमिकाएं। इसमें सबके लिए शिक्षा हमें हमारे भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा मनुष्य को सुसंस्कृत बनाती है और संवेदनशील बनाती है, जिससे राष्ट्रीय एकता विकसित होती है। यह मनुष्य में स्वतंत्र चिंतन एवं सोच समझ की क्षमता उत्पन्न करती है, जिससे हमें लोकतांत्रिक लक्ष्य समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, न्याय, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की प्राप्ति कर सकते हैं, आर्थिक विकास कर सकते हैं और अपने वर्तमान भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा के वास्तव एवं उत्तम निवेश कर सकते हैं, इसके बारे में इसके अंतर्गत जानकारी दी गई। तीसरा भाग जो है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संविधान की मूल धारणा एक निश्चित स्तर तक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध करानी है, किसी भी भेदभाव के बिना। सर्वप्रथम वरीयता दी जानी चाहिए, साथ ही पूरे देश में समान शिक्षा संरचना 10+2+3 लागू होनी चाहिए। इसमें प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की ऐसी आधारभूत पाठ्यचर्या कोर कैरिकुलम तैयार होना चाहिए, जिसके द्वारा राष्ट्रीय मूल्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास हो सके। साथ ही प्रत्येक स्तर की शिक्षा को न्यूनतम अधिगम स्तर निश्चित होना चाहिए और उसमें गुणात्मक सुधार भी होने चाहिए। जो चौथा भाग है समानता के लिए शिक्षा, इसके अंतर्गत शिक्षा की विषमताओं को दूर किया जाना चाहिए और महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों, विकलांगों और प्रौढ़ की शिक्षा पर विशेष प्रयत्न किया जाना चाहिए। पांचवें भाग में बताया गया विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन। प्राथमिक स्तर पर शिशुओं का पोषण, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचिपूर्ण क्रियाएं कराना, माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना करना, उच्च स्तर पर खुले विश्वविद्यालय की स्थापना पर बल दिया गया। साथ ही यह घोषणा की गई कि चुने हुए क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धि से विलग करने की शुरुआत की जाए। छठा भाग जो है तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा। तकनीकी और प्रबंध शिक्षा के महत्व को स्पष्ट किया गया है। इसकी समुचित व्यवस्था पर बल दिया गया, एक समुचित तरीके की व्यवस्था की जाए। सातवें भाग में शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना, शिक्षा के प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय बनाने की जवाबदेही निश्चित करने और शिक्षार्थियों को कर्तव्य बोध कराने का बल दिया गया। आठवां भाग जो है शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना। इसके अंतर्गत बताया गया है कि सांस्कृतिक मूल्यों और वैज्ञानिक सोच में समन्वय करने पर बल दिया गया है। मूल्यों की शिक्षा और भारतीय भाषाओं के विकास के साथ गणित और विज्ञान की शिक्षा पर बल दिया गया और स्वास्थ्यवर्धक क्रियाओं, खेलकूद आदि पर बल दिया गया और अंत में परीक्षा प्रणाली एवं उसके मूल्यांकन, एवेल्यूएशन, सुधार पर भी सुझाव दिए गए। नवें भाग जो शिक्षक है, शिक्षक के महत्व को स्वीकार किया गया, उसके वेतनमान बढ़ाने और सेवा शर्तों को आकर्षक बनाने की बात कही गई है और उसके प्रशिक्षण में सुधार करने की बात पर बल दिया गया है। 10वां भाग जो है शिक्षा का प्रबंधन, प्रशासन में के विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा, राज्य स्तर पर प्रांतीय शिक्षा सेवा और जिले स्तर पर जिला शिक्षा परिषद के गठन की बात कही। राष्ट्रीय आय की बात कही गई और शिक्षा प्रशासन को एक अच्छा बनाने की बात की। साथ ही शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6% धनराशि व्यय करने की घोषणा की गई। 11वां जो भाग है संसाधन तथा समीक्षा, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 को लागू करने के लिए एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी, अतः प्रत्येक प्रस्तावित कार्य के लिए अनुमानित धनराशि आवंटित करने की व्यवस्था की जाए। इस भाग में इस बात पर भी बल दिया गया कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और उसके परिणामों की समीक्षा की जाए। जो अंतिम भाग है
अंतिम भाग भविष्य विश्वास प्रकट किया गया है कि हम निकट भविष्य में 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे और हमारे देश की उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सर्वोत्तम स्तर के होंगे, जो भी होंगे। आगे इसमें बताया गया कि कार्य योजना 1986 के दस्तावेज की कार्य योजना किस प्रकार की गई और किस तरह से की गई, उनके बारे में बताया गया। मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा की गई और नवंबर 1986 में इसकी कार्य योजना प्लान ऑफ एक्शन POA नामक दस्तावेज प्रस्तावित किया गया। कार्य योजना को 24 भागों में विभाजित किया गया है। 24 भाग कौन कौन से हैं और उनके अंतर्गत क्या क्या कार्य योजना है, क्या क्या कार्य प्रणाली हैं, उनका अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं प्रथम भाग जो है पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा। इसमें शिशुओं के जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक स्वास्थ्य की देखभाल एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु एकीकृत बाल शिक्षा, बाल विकास के पूर्व विद्यालय शिक्षा पक्ष को सुदृढ़ करने, पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा योजना में स्वास्थ्य एवं पोषण को जोड़ने, क्रैश तथा दिवस परिचर्या केंद्रों को सुदृढ़ करने और इन सब कार्यों के लिए अलग से धनराशि की व्यवस्था किए जाने की योजना को प्रस्तुत किया गया है। जो द्वितीय भाग है प्रारंभिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा और ब्लैक बोर्ड योजना। इसके अंतर्गत क्या है, प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ सभी के लिए बनाने के लिए 1 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत प्रारंभिक स्कूलों को और 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर प्राथमिक स्कूल और आवश्यकता अनुसार निरौपचारिक शिक्षा केंद्र खोलने की बात कही गई और प्राथमिक स्कूलों की दशा सुधारने के लिए ब्लैक बोर्ड योजना प्रस्तुत की गई। ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों की न्यूनतम आवश्यकताओं 2 कमरे हों, फर्नीचर हो, शिक्षण सामग्री हो, पुस्तक हो, खेल की सामग्री हो और कम से कम 2 वहाँ पे टीचर्स भी हों, उनकी पूर्ति की बात कही गई और कुछ धनराशि जुटाने के बारे में इसके अंतर्गत बात की गई। जो तृतीय भाग है माध्यमिक शिक्षा तथा नवोदय विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन के लिए आवश्यकता अनुसार माध्यमिक स्कूल खोलने, सभी माध्यमिक स्कूलों की दशा सुधारने, माध्यमिक स्तर पर खुली शिक्षा व्यवस्था कराने और गति निर्धारक नवोदय विद्यालय की स्थापना की पूरी रूपरेखा की एक स्ट्रक्चर वो प्रस्तुत किया गया है इसके अंतर्गत। चौथा भाग जो है शिक्षा का व्यवसायीकरण, प्रारंभ से ही कार्य अनुभव पर बल दिया गया। +2 के लिए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करने और उपेक्षित वर्गों के बच्चों के लिए अलग से विशेष व्यावसायिक संस्थान स्थापित करने पर बल दिया गया। जो 5वां भाग है उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु छात्रों को प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश देना, पाठ्यक्रम का पुनर्गठन करना, उच्च शिक्षा संस्थानों को संसाधन उपलब्ध कराने और उनके शिक्षकों के लिए पुनर्बोध कार्यक्रम की व्यवस्था कराने के बारे में बात की गई। छठा भाग जो है मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूर शिक्षा, इंदिरा गांधी डिस्टेंस एजुकेशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रम को विस्तार देने और नए मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना सावधानी से कराने के कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया है। जो 7वां भाग है ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान, इसके अंतर्गत केंद्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद का गठन करने, ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थानों का पुनर्गठन करने और इन क्षेत्रों के कुछ संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने की योजना प्रस्तुत की गई। 8वां भाग है तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं राज्यों की तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ करने, कुछ अच्छे तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने, तकनीकी शिक्षा संस्थानों के अंतर संबंध बढ़ाने और इस क्षेत्र में सतत शिक्षा की व्यवस्था करने की बात पर बल दिया गया, बताया गया उसके अंतर्गत। 9वां भाग प्रणाली को कार्यकारी बनाना, इसके अंतर्गत बताया गया संस्थानों के प्रशासनिक तथा शिक्षकों के लिए मानक निर्धारित करना, कुछ नॉर्म्स बनाना, शिक्षक तथा छात्रों की कार्य प्रणाली में सुधार करने और शिक्षक संस्थाओं का मूल्यांकन करने पर बल दिया गया। 10वें भाग में उपाधियों की रोजगार से विलगतता एवं मानव शक्ति का नियोजन करना। अब
राष्ट्रीय परीक्षण सेवा नेशनल टेस्ट सर्विस शुरू करना निश्चित किया गया। अब क्षेत्र विशेष के रोजगार प्राप्त करने के लिए विशेष क्षेत्र के राष्ट्रीय परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक हो गया। हर एक क्षेत्र का टेस्ट पास करना हो उसके लिए आवश्यक हो गया। इसके बारे में इसमें बात की है। 11वां भाग अनुसंधान तथा विकास में उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम को विकसित करना, अनुसंधान केंद्रों की अधिसंरचना में सुधार करने, अनुसंधान हेतु प्रतिभाओं की खोज करने और कार्यरत शिक्षकों की अनुसंधान के अधिक अवसर सुलभ करने की योजना प्रस्तुत की गई। 12वां भाग है समानता के लिए शिक्षा। समानता के लिए शिक्षा, बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल व कॉलेज खोलने, बालिकाओं के लिए अधिक छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करने और शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को वरीयता दिए जाने की योजना को प्रस्तुत किया। 13वां भाग है अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की शिक्षा। इसके अंतर्गत क्षेत्रों में विद्यालय को खोलने को प्राथमिकता देना, इन वर्गों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की दर बढ़ाने, इनके लिए छात्रावासों की व्यवस्था करने और इन जातियों के शिक्षकों की नियुक्ति करने की योजना प्रस्तुत की गई। 14वां भाग जो है अल्पसंख्यकों की शिक्षा, इनमें क्षेत्रों में स्कूल और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने, शिक्षकों के प्रशिक्षण करने, इनके लिए कोचिंग सेंटर खोलने और इनकी बच्चियों की शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया है। 15वें भाग विकलांगों की शिक्षा, जनपद स्तर पर विकलांगता जानकारी हेतु सेवाएं शुरू करने तथा इसकी शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था के बारे में बात कही गई। 16वां भाग है प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा में प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा को गति प्रदान करने के लिए ग्रामों में सतत शिक्षा केंद्र, पुस्तकालय, वाचनालय स्थापित करने पर बल दिया गया। 17वां भाग है स्कूल की विषय वस्तु तथा प्रक्रिया, राष्ट्रीय कोर पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में सुधार करने पर बल दिया गया। 18वां भाग मूल्यांकन प्रक्रिया तथा परीक्षण सुधार, केवल 10 तथा 12th कक्षाओं के अंत में सार्वजनिक परीक्षा करने, सतत मूल्यांकन करने और अक्षर ग्रेड प्रणाली अपनाने की बात कही गई और साथ ही राष्ट्रीय प्रशिक्षण सेवा शुरू करने एवं नकल विरोधी कानून बनाने की बात की गई, जो चलता है आपके यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में, उसके बारे में बात की गई। 19वें भाग में युवा तथा खेल, मूल्यांकन में शारीरिक शिक्षा एवं खेलों की सम्मिलित करने पर बल दिया गया। 20वें भाग में भाषा विकास, आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास और हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता देने के बारे में बात की गई। 21वें भाग में सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पाठ्यचर्या का अंग बनाने की बात पर बल दिया गया, उसे स्वीकारा गया। 22वें भाग में संचार साधन तथा शैक्षिक तकनीकी शिक्षा में रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि प्रयोग की संस्थितियों पर बल दिया गया, उसके बारे में बात की गई। 23वां भाग शिक्षक एवं उनका प्रशिक्षण, शिक्षक शिक्षा में सुधार हेतु प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट स्थापित करने, कुछ अच्छे कॉलेज को शिक्षा कॉलेज में सम्मिलित करने और कुछ बहुत अच्छे कॉलेजों को शिक्षा उच्च अध्ययन करने केंद्रों में समुन्नत करने की योजना प्रस्तुत की गई और साथ ही राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCET को स्वायत्तता का दर्जा देने की बात की गई। 24वां एवं अंतिम भाग है शिक्षा का प्रभाव, मानव संसाधन मंत्रालय को सुदृढ़ करने, प्रशासन का विकेंद्रीकरण करने, भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करने और जिला शिक्षा परिषदों का गठन करने की योजना प्रस्तुत की। आगे इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल तत्व कौन कौन से, उनके बारे में जान